तो IBACIO का जो फाइनल मेन नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो इस वाले जो भी मैं डिस्कस करूँगा, इससे जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, बट मैं इसमें पुरानी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी इसमें डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। और एक बाई सारी चीज़ें इसमें सलीके से लिखी हुई हैं। वो बहुत छोटा सा न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन था, ठीक है। तो न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं डल पाती हैं सलीके से। ये प्रॉपर नोटिफिकेशन जो अभी आया है, ठीक। चलिए, ये मैंने बताया था लेवल 7 का जॉब है, इतना पे इसका बेसिक रहता है। ये सैलरी का पूरा बाइफर्केशन मैंने उस वीडियो में भी दिखाया था, सेम यही था कि ये बेसिक हो गया, देन ये 46% अभी, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 50+ हो जाएगा, ठीक। SSA स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस बोलते हैं, ये इतना मिलेगा। HRA 9, 18 और 27 XYZ सिटीज़ का हिसाब रहता है। आप एक बार ही गूगल पे लिखोगे XY सिटीज़ एज पर MHA, तो एक PDF खोल के आएगी, उसमें X और Y सिटीज़ का डिस्क्रिप्शन है और बाकी बचे सारी सिटीज़ Z सिटीज़ में काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस सिटी में, ऑब्वियसली जिस जगह पे पोस्टेड होगे उसके हिसाब से होगा, जहाँ के हो वहाँ से नहीं, जिस जगह पे आप पोस्टेड होगे उसके हिसाब से आपको HRA मिलेगा। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस TP और TA ये 3600 होता है, और फिर DA और लगता है 3600 पे। DA कितना है? ये 46% के हिसाब से, ठीक। मोस्टली 3600 ही रहता है, मिल जाता है ना, क्योंकि X और Y में सॉरी Y और Z में 3600 है, ठीक है। X का सिर्फ 1800 है। देन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ये 14% का और रहता है, ठीक है। चलो, और आपके इससे भी डिडक्शन होंगे जो होंगे, ठीक है, वो भी NPS में जाता है। चलिए, तो आपका सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हो कितना पैसा मिलेगा, 44900, और सलीके से इसमें सारी चीज़ें लिखती हैं। 654, फिर ऐसा मान लो 20% मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है? 46%, मतलब 10,000 के आसपास, ठीक है। और फिर आपका क्या, ये 4,000 के आसपास, ये भी मान नहीं, ये 5,000 हो जाएगा करीब करीब, 5,000 ये हो गया, ठीक। 4, 5, 15, 1, 4, 5, 15 से लगी 7, 8, 80,000 के आसपास डिडक्शन होने के बाद 73, 74 आपके इन हैंड में आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई सैलरी की बात, ये तो अपन ने पहले भी देखा हुआ था, ठीक। चलिए, उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि 30 दिन का, मतलब आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का फिक्स रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। देन CGHS ये तो मिलता ही है। LTC आपको मिलता है, इसके रूल्स अलग होते हैं, 1 साल के बाद, 1 साल की सर्विस के बाद मिलता है, ठीक। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये कुछ तो 27,000 के आसपास रहता है एक बच्चे पर, 2 हो जाएंगे तो 54 मिल जाएगा। और अगर आप हॉस्टल करवा रहे होंगे, बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहा होगा, तो उसका 6,000 पर मंथ और मिलता है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट एकोमोडेशन ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा अगर उस जगह पे अवेलेबिलिटी होगी तो। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की थी हमने, 995 वैकेंसीज़ हैं, ठीक। ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो इसको भर सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। 18 से 27 की एज आपकी है, 5 साल SC/ST को रिलैक्सेशन है, 3 साल का OBC कैंडिडेट्स को, ठीक। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 40 साल तक का हिसाब रहता है, ठीक। लेकिन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आप तब होंगे जब आपने 3 साल की सर्विस की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो आप इस बात को भर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं 40 साल तक, ठीक है, एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंटल के लिए।
चलिए, द एज लिमिट 35 साल तक यूआर कैंडिडेट्स के लिए होगा, ठीक है, और 40 साल तक SC/ST के लिए होगा, जो भी भाई डिवोर्स वगैरह है, ठीक है, उनके लिए हिसाब है। ये सिख राइट्स और गुजरात राइट्स से रिलेटेड है, जो लोग उसके लिए उसमें थे उस वक्त में, है ना, उसकी वजह से प्रभावित हुए हैं, उनको भी ये रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और 5 साल का इनको भी मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक। चलिए, स्पोर्ट्स पर्सन की कौन स्पोर्ट्स पर्सन कहलाएगा, इसके अकॉर्डिंग वो पैरा 1A में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखो, PWD, ऑटिज़म, ये सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है, तो कलर ब्लाइंड भी भाई इसमें मत भरिए, ठीक है, इसमें सिर्फ साफ साफ लिखा है, ठीक। नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज हो सकती हैं, बट लास्ट टाइम भी चेंज नहीं हुई थी, जितना मुझे याद है 2000 वैकेंसीज आई थी, 2000 ही थी, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी एज की जो है वो 15 दिसंबर है, मतलब 15 दिसंबर से पहले का आपके पास एज का 27 के आसपास होने चाहिए, 27 से कम बेसिकली। दूसरा, कास्ट सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक। और कैंडिडेट्स कुड बी एकोमोडेटेड इन एनी ऑफ द, आप 5 ऑप्शंस भरोगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, तो 5 ऑप्शंस भरोगे, ठीक है, जिन सिटीज़ में आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर देने जाना है, उनमें से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप सबसे नज़दीक ही भरते हैं ऑब्वियसली, ठीक। IB के पास सारे राइट्स हैं कि वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये सर्विस लायबिलिटी जो है वो भाई ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक। और सिटी ऑफ एग्ज़ाम भी आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट वाइज सारे सिटीज़ दिए हुए हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स IB ने बनाए हैं, ठीक। एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल समझ लीजिए, रिटन एग्ज़ामिनेशन होना है Tier 1 में, ये 20 क्वेश्चन, GS के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ठीक। कट ऑफ का किसी को कभी कोई पता नहीं चलता है, बट मैं पिछली बार का बताता हूँ आपको, जिसके 50 के ऊपर नंबर थे, UR के हिसाब से बता रहा हूँ, वो सेलेक्टेड था। इवन किसी बंदे ने मुझे बताया था उसके 48.5 मार्क्स थे। एक्चुअली आंसर की आती है इसकी, जैसे CGL की आती है, आंसर की से आप अपने मार्क्स चेक कर लेते हो, रिप्रेजेंटेशन भर देते हो, लेकिन उसके बाद कुछ और नहीं पता चलता है, ठीक। तो उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें बताता हूँ कि कैसे मार्क्स आप कितने कितने एटलीस्ट ला सकते हो आसानी से। ये बात ध्यान रखिएगा कि काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होंगे। फिर जिसकी बात कर रहे थे कि कितने मार्क्स किस टॉपिक से निकाले जा सकते हैं, देखो यार, कोशिश जो करनी होती है वो हमेशा मैक्सिमम मार्क्स की करनी है, ठीक है। जो भी टायर अपन देने जा रहे हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे पेपर 1 हो, हमें कोशिश करनी है कि बेस्ट मार्क्स लेके आ सकें, ठीक। तो करंट अफेयर्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी GS के साथ साथ, तब आप 40 में से बहुत अच्छा स्कोर भी ला पाए ना, तो भाई 27-28 हो सकता है, बस 30 भी मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बट इससे ज़्यादा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हिसाब रहता है, ठीक है, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस होंगे, मींस स्टेटमेंट्स होंगे, 1 से 2 स्टेटमेंट्स होंगे, देन उसके आंसर्स होंगे, मैचिंग होगी, ठीक है ना। और ट्रिक्स लगती नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ एक क्वेश्चन लिखा होगा एक स्कीम का जिसमें तमिलनाडु की होगी, दूसरा होगा वेस्ट बंगाल की स्कीम होगी, फिर आपको दोनों स्टेट्स का पता होना चाहिए था। दूसरा इस तरीके से भी होता है, लाइक एक ही कोई, जैसे जल जीवन मिशन है ना, लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन है जल जीवन मिशन, उसमें कितना बजट बंगाल को एलोकेशन हुआ है, कितना बजट यूपी ने यूज़ किया है, ठीक है। अगर ये 2 स्टेटमेंट्स इसी स्कीम के बारे में भी लिखे हैं ना, तो भी बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मुश्किल होती है, और करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, तो क्या क्या आप पढ़ोगे, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है ना।
लाइक स्पोर्ट्स में काफ़ी जल्दी डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है, तो मुश्किल रहती है, ठीक है। तो इसको आप इतना अगर आपने कर लिया, अगर आपके कभी 20 भी नंबर आ रहे हैं मॉक देते वक्त, तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं हैं। लेकिन एप्टीट्यूड्स की बात की जाए तो इसमें आप 18 से कम बिल्कुल प्रेफर ही नहीं कर सकते, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे 18 से कम, ऐसा मान के लो। सेम सीन रीजनिंग के साथ भी होता है, ठीक है। और इधर पे 15, तो 36, 46, 5, 51 तो यहाँ से आ गए, है ना, और यहाँ से 20 के आसपास, तो 71 का तो हिसाब इधर से बन रहा है ना। जब ये 71 का हिसाब आप एक आइडियल सिचुएशन का बना के चलते हो 70 का, तब रियल में 60 आते हैं, है ना। तो अपने को इतने तो लाने ही हैं। कैसे लाने, कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा, ऐसे लिखना होगा, और एक इंग्लिश कंप्रेंशन होगा, प्रेस होगा, ठीक। ऐसे में ये वही उसी तरीके का ऐसे होता है जैसे आपका यूपीएससी के ऐसे का पेपर होता है। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो मोस्टली इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, उससे रिलेटेड था, पिछली बार भी वही था टॉपिक। तो आप मैप वगैरह बना सकते हैं, मतलब आप जब लिखने की प्रैक्टिस करें तो उसमें मैप वगैरह बना के प्रैक्टिस करें। मुझे याद है मैंने मैप बनाया था प्रॉपर इंसर्जेंट एरियाज़ के को, जैसे कि ये ऐसे करके था, ऐसे करके मैंने डिफ़ाइन किया था, डिफ़ाइन और वहाँ की स्पेसिफिकेशंस लिखी थी, ठीक है। ये जब आप ये जो आप पेपर लिखोगे डिस्क्रिप्टिव वाला, ये रिकॉर्ड आपका जब आप डीवी कराने जाओगे इंटरव्यू से पहले जो होता है, वहाँ पे आपको वो पेपर लगा हुआ दिख जाएगा, अगर दिख पाया तो। ऐसे ही मतलब वो फाइल में लगा होता है, ठीक है, आपको ऐसे दिखाएंगे नहीं, लेकिन लगा होता है उसमें, ठीक है। और प्रेसी तो आसान होता है लिखना, लाइक 180 वर्ड्स को आपको 60 से 70 वर्ड्स में समराइज़ करके लिखना है, ठीक है। समरी नहीं है, लेकिन प्रेसी थोड़ी सी अलग होती है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि कट आउट करके इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते नहीं हैं। इंग्लिश कंप्रेंशन, ये कंप्रेंशन सिंपल सेम जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं बस, है ना, लेकिन आपको आंसर्स लिखने होते हैं। कंप्रेंशन आसान है, ठीक है ना, ठीक है। और ऐसे जो है उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक। और आप ये सारी चीज़ें और कैसे बुलेट्स बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म्स, इन सब की प्रैक्टिस करके जाइए, इन सबको डाल के ऐसे लिखिए, बेटर रहेगा, ठीक है, बेटर बनता है। देन टीयर 3 इंटरव्यू, ये काम की चीज़ होती है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। 40 नंबर वाले भी मुझे लगता है इंटरव्यू में अच्छा करके निकाल ले जाते हैं, ठीक है। इस बार 40 नंबर वाला तो सेलेक्ट नहीं होना है, ये तो तय है, ठीक है। तो नंबर तो 60 के आसपास चाहिए होंगे प्री में, ठीक, क्योंकि जो बच्चे बुलाने हैं वो तो इससे 5 को नहीं बुलाने हैं ना, इसलिए ये मिनिमम है, ठीक। चलिए मैं इंटरव्यू के बारे में अपना बता दूंगा इसमें ही। अब यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि इसकी डिस्कशन भी कर लिया जाए डेट्स के साथ, कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये वो है जब कहीं पे चीज़ें क्लैश कर रही होंगी कि 60 वाले आ गए दोनों, ठीक है। तो जो टीयर 3 के मार्क्स आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा टीयर 3 के जो मार्क्स होंगे वो डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा, इससे पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में अलग एक कंप्यूटर पे जाते हो, आपको बिठाया जाता है, वहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस के आंसर्स लिखने होते हैं, लिखने नहीं मतलब क्लिक करने होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 60 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एक तरीके के। और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्राफ वगैरह बना के, जो आपके इंटरव्यूअर के पास रहता है, ठीक। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट जो पिछली बार हुआ था, मतलब मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूं तो एक बंदा है, वो चेयर पे बैठा हुआ है मस्त और बुक पढ़ रहा है, तो ऑप्शंस हैं यू लाइकली टू डू, नॉट लाइकली टू डू, मोस्ट लाइकली टू डू,
इस तरीके से 4 ऑप्शंस हैं, 4 या 5, उसमें से आप किसी एक को मार्क करोगे और आगे बढ़ोगे। ऐसे ही करके जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, मतलब पिक्चर्स भी होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखे होते हैं, जब ऐसे आ जाता है तब उनमें से आपको आपका एक पर्सनैलिटी पता चल रही होती है। अगर आप सपोज़ करो इस क्वेश्चन में लिखते कि अकेला बंदा बैठ के बुक पढ़ रहा है, तो और आपने बोला कि नॉट लाइकली टू डू, तो ये आपको और फिर दूसरी जो इमेज आएगी वो बता रहा है कि एक बंदा है वो उस जगह पे पार्टी करते हुए इमेज है, और उसमें आपने डाला तो मोस्ट लाइकली टू डू। तो फिर ये बात पता चल रही है ना कि आप अकेले बैठ के बुक पढ़ने वाले नहीं हो, आप क्या करने वाले हो, उस एरिया में बीच पे पार्टी करने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे करके उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता चलती हैं। इसलिए आपको समय बहुत कम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, और उसमें नॉलेज वाला नहीं होता है, ये इसी टाइप के आंसर्स मार्क करने होते हैं, लाइकली, नॉट लाइकली, यस या नो, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो साइकोमेट्रिक किट, और उसके बेसिस पे आपके टीयर 3 के मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के साथ। इंटरव्यू का मैं अपना एक्सपीरियंस किसी और वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, अभी टीयर 1 पे फोकस करते हैं, देन टीयर 2 होगा। ठीक है, टीयर 2 के लिए क्या हिसाब होता है, आपको वही ऐसे कैसे लिखना है वो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ के जाइए, बस काम हो जाएगा। क्योंकि 2 से 3 के आसपास टॉपिक्स मिलेंगे, 3 में से एक आपको लिखना होगा, तो एक टॉपिक तो तय है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे होगा। एक बहुत बेसिक भी होता है, मतलब लाइक डाउरी पूछते हैं, वाटर कंजर्वेशन पूछते हैं। ठीक है, और टीयर 1 फिर ओल्डर कैंडिडेट्स। ठीक है, चलिए, 15 दिसंबर तक इसकी डेट्स हैं भाई, देख लीजिए, पहले ही भर दीजिए, बेहतर रहेगा। और इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बट काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये भाई जिसका जो हो वो उनको पता होना चाहिए कि ओबीसी से अप्लाई कर रहे हो तो कैसा आपको सर्टिफिकेट बनाना है। सारे सर्टिफिकेट 15-12 से पहले के होने चाहिए बस। ठीक है, और ये अंडरटेकिंग आपको वैसे जब आप उसके लिए जाओगे ना, वो डीवी के लिए, तो आपको अंडरटेकिंग ओबीसी के लिए लगता है, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए नहीं लगता है। ठीक है, ये किसके लिए है, हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए ये लगता नहीं है। अगर आपके पास जो भी ईडब्ल्यूएस है वो बनवाइए, अगर नहीं है तो इस तरीके का ईडब्ल्यूएस आप बनवा सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई गेम्स और स्पोर्ट्स वाला है तो आपको ये फॉर्म 1 भर के देना पड़ेगा। फॉर्म 2 किस लिए है, यही गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, स्टेट वाला है शायद ये। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाला है। ठीक, इस तरह से हो गई। चार तो फॉर्म स्पोर्ट्स वालों के लिए हो गए। ठीक है, और ये अवॉर्डीज़ वालों के लिए हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्म्स हो गए। अब बात करेंगे हम लोग कि प्रिपरेशन टीयर 1 की कैसे की जाए। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो सॉर्ट ऑफ वही सेम सिलेबस है। ठीक है, जो पिछली बार था, या फिर जो होता है नॉर्मल सीजीएल का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस वही, बस क्या बोलते हैं, अंदाज नया है ना, तो स्वाद वही अंदाज नया, ऐसा कुछ होता है ना, तो उस तरीके का ही इसका एग्ज़ाम पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहली ज़रूरत यह है कि एग्ज़ाम डेट्स कब तक हो सकती हैं। अब देखिए कब तक हो गई, 15 को ये उसका ख़त्म हो गया, 19 तक सबकी फ़ीस आ गई, मतलब दिसंबर में फ़ीस आ गई, जैन एंड होते होते या फेब शुरुआत होते होते इसका पेपर हो जाना है तय। ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाना होता है। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट के साथ साथ ही वो नोटिस निकाल देंगे, मेल पे आएगा सब कुछ कि आपका इस तारीख को टीयर 2 होना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टीयर 1 में मार्क्स सही होने चाहिए। आंसर की आती है 5-7 दिन में, आंसर की भी आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज़ करो आपके पास पूरा दिसंबर है ना, खाली पेज ले लेते हैं, ये है ना खाली पेज, और भी है ये। ठीक है, आपके पास पूरा दिसंबर है और जनवरी 15 दिन मान लो भाई, चलो पूरे 30 दिन मान लो। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 60 दिन है। ठीक,
60 दिन में सीए, है ना, आपको 1 साल का सीए कंप्लीट करना है। आप मान के चलिए 2023 का पूरा और 2020-22 के भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, ठीक है। 23 का पूरा सीए जिसमें स्पोर्ट्स आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हिसाब जो चल रहा होता है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। और ये तो मेजर चीज़ें हो गई। उसके बाद और भी जो मिसलेनियस चलता है उन सब के बारे में, स्कीम्स हो गई, ठीक है। ये सब आपको सीए तो कंटिन्यू इस तरीके से लेके चलना है कि आपके अगर देखे जाए तो 48 हफ्ते की आपको 48 से 50 हफ्तों की सीए कंप्लीट करनी है, ठीक है। 50 हफ्तों की तो 60 दिन अगर हैं तो आप बस एक एक हफ्ते के हिसाब से सीए कंप्लीट करिए। एक दिन एक हफ्ता, एक दूसरा दिन दूसरा हफ्ता, है ना। 60 दिन जो दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली 50 भी नहीं, 45 दिन है, ठीक है। तो किसी हफ्ते में अगर आप किसी दिन में 2 हफ्ते भी कर पाएँ तो बहुत बेहतर है, ठीक है। हफ्ते वाइज कर लीजिए, कभी महीने वाइज कर लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे, बट एक प्लान्ड तरीके से। मतलब एक दिन एक हफ्ता का सीए कंप्लीट करिए या फिर एक दिन में एक महीने का सीए करिए और ये अल्टरनेट चला लीजिए, जैसा आपको सही लग रहा हो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होगा। सेम चीज़ सीएस जीएस के साथ, सीए कंप्लीट करने के साथ साथ जो टॉपिक से रिलेटेड उसका जीएस के पोर्शन चल रहा होगा उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने एक बारी जीएस पढ़ी हुई है, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर आप सोचो बिल्कुल रॉ हुआ, आप रॉ रॉ ज़ीरो से स्टार्ट करके आप सोचो कि पूरा लेके जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। फिर आपको बेहतर होगा पीवाईपी क्वेश्चंस लगाइए, सिंपल लगाइए और पढ़िए, बार बार उनको रिवाइज़ करिए, उन्हीं से जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आए उनको पढ़िए। लेकिन अगर रॉ नहीं है, आपने एक बारी ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ रखा है, तो भाई जीएस के जो सीए से निकल के आए उनको पढ़िए। एक बेसिक रिवीजन मान लीजिए एक बारी सारी चीज़ों का, उसके बाद जो सीए से निकल के आ रहे टॉपिक्स उनको पढ़ते जाइए, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिलेशन निकल के आए उसमें पढ़िए। अब जैसे कनाडा वाला इशू था, ठीक है, कनाडा वाले इशू से क्या क्या चीज़ें निकल के आई वो देख लीजिए, है ना। उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़िए, जो नाम निकल के आए उन्नू पुन्नू उनके बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, वो नाम पूछता ही है, और साथ साथ इसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई आईआर हुआ, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ज़रूरी है। डिफेंस क्या क्या प्रोक्योर कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे कि स्पेस वॉर की बात अपन ने की, मतलब एयरफोर्स ने बोला कि हम स्पेस फोर्स भी बना देंगे, बना रहे हैं, हम स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि स्पेस फोर्स कौन सा बना रहा है ना, वो ये पूछ सकता है कि स्पेस फोर्स इससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज़ में है और स्पेस फोर्स के पास क्या क्या ताकतें रहती हैं, है ना। एंटी सैटेलाइट आपने सुना होगा, कौन सी शक्ति करके मिशन बना किया था हमने, जो एंटी सैटेलाइट वेपन बनाता है, ठीक है। वो इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है। और इनका जीएस के साथ लिंक, बेसिक एंशिएंट और पॉलिटी, मतलब बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है, बस। क्योंकि आर्टिकल यार अगर आने वाला आ गया तो आ गया, अगर ना आने वाला आया तो फिर आपको गैस मारना पड़ता है कि यार 53 से इधर तक तो अच्छा प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, इससे पहले हो सकता है क्या, डीपीएसपी में किस जगह पे हो सकता है, इससे पहले हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से गैस मारना पड़ता है पॉलिटी के आर्टिकल्स का स्पेशली, ठीक है। चलिए, तो सीए और जीएस का तो हो गया। जीएस आप अगर आपने ज़ीरो तक से स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो मत पढ़िए, आपके पास यूट्यूब पे जो भी मैराथन पढ़ी हो इस है ना उसको पढ़िए और पीवाईपी पढ़िए, बस। ये 30 से 35 दिन पढ़िए, बस। 30 से 35 दिन में सब कुछ ख़त्म करना है कैसे भी, चाहे एक हफ्ते का करके कैसे होगा आपको सोचना है ना, और या फिर एक महीने वाला हिसाब करके कैसे होना है। रिवीजन करो, एक महीने वाला करके अल्टरनेट में उससे रिवीजन कर लो,
ठीक है, वो भी बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, मैराथन आजकल यूट्यूब में हर चीज़ की पड़ी हुई है, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी कोर्स वगैरह। आज मतलब मैराथन उठाओ, पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। चलिए मैथ्स की बात कर लें। प्रैक्टिस करो भाई बस। अगर एसएससी वाला कैंडिडेट है तो उसको बहुत आसानी है, यूपीएससी वाला कैंडिडेट है तो भाई सी सेट में जो भी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आती है उससे काम चल जाएगा तुम्हारा। इसमें कोई खास नहीं पढ़ना है। ठीक है, 30-35 दिन के बाद मॉक पे आ जाओ भाई। सिंपल दो किसी भी कोचिंग मतलब 2 ब्रांड कोई भी उठाओ, ब्रांड 1 ब्रांड 2, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, 2 कोई भी ब्रांड उठाइए, ब्रांड 1 या ब्रांड 2, और दोनों के टेस्ट पेपर 20-20 के आसपास देता है। फुल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। CTST मतलब जो चैप्टर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं जो, उनको तो आप ये पढ़ते पढ़ते ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, 20-20 के आसपास दे देते हैं, फुल टेस्ट लगा डालिए। ठीक है, एक फुल टेस्ट लगाने में कितना ही समय लगता है यार, है ना। उसको लगाओ, ख़त्म करो, पढ़ो, ख़त्म करो। ठीक है, लास्ट के जो 30 दिन बचे हैं या फिर 25 दिन 20 दिन, उसमें सिर्फ 2 टेस्ट पेपर्स एक दिन में लगाओ और कुछ मत करो, और अपना पुराना रिवाइज़ करना है, बस हो जाएगा और बहुत बढ़िया से हो जाएगा। इंग्लिश के साथ भी बहुत ज़्यादा सर दर्द नहीं लेना है कि आप बेसिक से उठा के नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ने लगो। उठाओ क्वेश्चंस, पढ़ो, एक बारी कोई मैराथन देख डालो और बस। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है शुरू से, क्योंकि ज़ीरो से पढ़ के आप सोचो कि वहाँ तक पहुँचाओगे टाइम पे, तो नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ये हिसाब हो गया। बाकी आपका खुद का प्लान जैसे भी आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग बनाना है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो प्रिपरेशन की स्टेज में है, जो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा है, तो किसी कर रहा होगा, एसएससी किया, यूपीएससी किया, बैंक वाला भी हो सकता है ना। तो बैंक वाले के लिए सीए का बेनिफिट मिलता है, कौन रीजनिंग इंग्लिश उसे नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही है, जो प्रिपरेशन मोड में है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बैंक वाला है उसको जीएस पढ़नी पड़ेगी पूरी, है ना, लेकिन सीए में उसको बहुत महारत होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है उनको। ठीक है, सेम क्वांट और रीजनिंग में। तो जो प्रिपरेशन फेज़ में है वो इस तरह से करे, लेकिन 20 से 25 दिन में सिर्फ मॉक लगाए। और अभी जो है वो सीए और जीएस का जो कॉम्बिनेशन बैठा के पढ़ाई करेगा वो पार कर पाएगा, क्योंकि सीए और जीएस का कॉम्बिनेशन सिर्फ पेपर 1 में ज़रूरी नहीं है, टीयर 1 में भी ज़रूरी है, टीयर 2 में भी ज़रूरी है, और सेम कॉम्बिनेशन ज़रूरी है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, तो सीए प्लस जीएस का कॉम्बिनेशन बिठा के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कैसे प्रिपरेशन करनी है ना, और सारी डिटेल्स भी हो गई। एक बार टीयर 1 हो जाएगा, उसके बाद उसके जस्ट बाद ही में इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस अच्छे से स्लाइड्स बना के इसमें डाल दूँगा, और जो कुछ और भी एक्सपीरियंसेस मैंने देखे वो भी उसके साथ साथ डाल दूँगा। ठीक है, मैंने अभी IBGO का जो इंटरव्यू था उसके बारे में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, कुछ उसमें इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और जब इसके इंटरव्यू का आएगा तो मैं उसमें भी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, चलिए, सो आई थिंक काफ़ी होगा। ठीक है, फॉर्म इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भर दीजिए। और एक वो चल रहा है इस टाइम एसएससी वाले कैंडिडेट्स में कि मैं इसको भरूं या ना भरूं, या लाइक एसएससी की मोस्टली जॉब जो हैं वो ऑफिस गोइंग है, सिंपल ऑफिस गोइंग। ठीक है, मोस्टली की बात की मैंने, सारी की बात नहीं की। सीबीआई, प्रिवेंटिव, ठीक है, एनआईए, ठीक है, ये सारी जॉब नहीं है ऑफिस गोइंग, नॉर्मल ऑफिस गोइंग, ये हेक्टिक जॉब से ईडी। लेकिन ये अगर IBACIO की बात की जाए तो ये तो फील्ड जॉब है ही। ठीक है, तो जिसको सिंपल ऑफिस गोइंग ही जाना है, इन सारी जॉब्स में जाना ही नहीं है। लाइक गर्ल्स की बात की जाए, ठीक है, मोस्टली कुछ बॉयज़ भी ऐसे ही सेम चाहते हैं कि नॉर्मल ऑफिस गोइंग हो। ठीक है, तो
ये फॉर्म भर के सर दर्द मत पालना फिर तुम। एसएससी की प्रिपरेशन करो, माना सीजीएल लेट है लेकिन है तो ठीक है, तो इसमें ही लगे रहो तुम अच्छे से, है ना। दिमाग ख़राब करोगे, जब इंटरव्यू का टाइम होगा तब इसका सीजीएल का प्री वगैरह आ जाएगा शायद, तो फिर तुम उसमें परेशान होगे कि ये करें या ना करें। तो इससे बेहतर है इसी में लगे रहो, इसमें मत जाओ। लेकिन अगर आपको ये एम है कि कोई भी जॉब मिलेगी, बढ़िया जॉब अगर है तो हम करेंगे, तो फिर ज़रूर भरो इसको, ठीक है। और फील्ड में जाने के लिए तैयार रहो, बिकॉज ACIU का जो प्रोफाइल है वो एग्जीक्यूटिव वर्क है, फील्ड जॉब है, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज़न आप दिमाग से निकाल के चलिए, तब प्रिपरेशन करें तो बेहतर है, ठीक। चलिए गुरु, बाय बाय, थैंक यू।